89.6 FM में आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ। और टॉक विद रेडियो मस्ती का जो आज का एपिसोड होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल जी। आज इनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और गंगानगर का जो विजन है वो भी जानने वाले हैं, वो भी पता लगेगा। लेकिन पहले सर, आपका रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आपको अपने करियर में इतना टाइम हो गया और आपने अपना जो करियर था ना वो काफी पहले स्टार्ट किया था, मतलब बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दिया था, 24 साल की उम्र में। तो आपके करियर में ऐसी कौन इंस्पिरेशन रहा है और स्टार्टिंग डेज में आपको क्या क्या ऐसे स्ट्रगल्स आपने फेस किए? धन्यवाद। मैंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब मैं सेकंड ईयर का विद्यार्थी था और मेरे फादर साहब की, मेरे भाई साहब की ट्रेजरी होने के बाद में मैं इस लाइन में आया। मेरे अरमान कुछ और थे, लेकिन फिर राजनीतिक विरासत में मुझे मिली और विरासत राजनीति से ही मैंने शुरुआत की। और मैं समझता हूँ कि तब से लेकर अब तक मैं उसी विरासत की राजनीति को मैंने बरकरार रखा है और सभी जगह में जो हमने रिश्ते नाते मेरे परिवार ने बनाए थे उसको मैंने हमेशा के लिए बरकरार रखा है और आज भी मैं बरकरार रख रहा हूँ। सर, ये बात बहुत अच्छी आपने कही है कि रिश्ते जो है बरकरार रखने चाहिए। अब मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है वो कई बार काफी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे में आप इसे कैसे बैलेंस करके चलते हैं? मैं हमेशा बैलेंस करके चलता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ में कार्यकर्ता बन के चलता हूँ। जब मैं परिवार में जाता हूँ तो मैं परिवार के सदस्य के रूप में मैं घर में रहता हूँ और मेरे परिवार के सदस्यों के साथ में मैं परिवार की तरह ही रहता हूँ। मैं वहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करता और जब राजनीतिक क्षेत्र में निकलता हूँ तो मैं परिवार की बात कभी नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत ही संकट का वो रास्ता होता है और ये कसौटी पे खड़ा रहने के लिए बंदे को यानी इंसान को इसके लिए इस मार्ग पे चल के उसको अपनी कसौटी पे किस तरीके से खड़ा रहना है, तो उसको सच्ची बात और अच्छी बात करके लोगों के बीच में रहना चाहिए ताकि हमेशा के लिए वो व्यक्ति हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा किया है कि हर व्यक्ति के साथ में मैं चलता हूँ तो जैसे बात होती है तो मैं उसको खरी बात में मैं उसके साथ में मैं सहयोग करता हूँ। सर, जैसे आपने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर पर्सनल लाइफ को है उसको प्रोफेशनल में नहीं इन्वॉल्व करते और प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल में नहीं इन्वॉल्व करते, जो बहुत अच्छी बात है आज के टाइम पे। अब देखा गया कई बार आप बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाते हो, तो ऐसे में फैमिली को कैसे टाइम निकाल पाते हो आप? फैमिली के लिए हमें टाइम मिलता है, फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। हर व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता है। अगर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अगर गांव में वर्क करते हैं, बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो शाम से लेकर सुबह तक हम लोग घर में रहते हैं। अगर 2 दिन हमें बाहर रहने का मौका मिला, 3 दिन बाहर रहने का मौका मिलता है, तो एक दिन हम लोग घर में भी तो रहते हैं। तो फैमिली को हम लोग संभालते हैं, समय समय पे फैमिली भी हमारे साथ में रहती है। और मैं समझता हूँ कि फैमिली, जो बंदा पॉलिटिकल बंदा है, जो बंदा इस राजनीतिक क्षेत्र में जाता है, तो फैमिली उसका सपोर्ट करती है, हमेशा सपोर्ट करती है। और जब फैमिली किसी बंदे की इस तरीके से सपोर्ट नहीं करे तो वो बंदा कभी नहीं चल पाता। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि अगर फैमिली का सपोर्ट होता है ना तो कोई भी इंसान कितना ही आगे बढ़ सकता है किसी भी करियर में। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग स्ट्रेस आउट करने लगते हैं, काफी काम जैसा है आपका कि कभी आप एक शहर में हैं, कभी दूसरे शहर में हैं, और ऐसे में हो जाता है कि हम बहुत अनमोटिवेटेड होते हैं, कभी कभी हमारा मन भी नहीं करता। लेकिन ऐसी सिचुएशन को, ऐसे स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं एक तो टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैं टाइम का बहुत बड़ा पंक्चुअल हूँ और मुझे सारी बातें, सारे काम मुझे टाइम पे करना पसंद है। अगर मैंने जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम रखा है, जहाँ जहाँ भी मीटिंग है, तो मैं कभी लेट नहीं होता। और मैं आज आपके पास में भी इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ तो टाइम के मुताबिक आया हूँ मैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं टाइम पे काम करूंगा तो मेरे कोई भी जो प्रोग्राम है वो पेंडिंग नहीं रहेंगे। जब कार्यक्रम पेंडिंग नहीं रहता तो बंदा स्थिर रहता है, हमेशा उसको कभी स्ट्रेस नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि भी काम करना और बहुत जरूरी है। तो काम करने के साथ साथ समय पे पाबंदी में रहना बहुत जरूरी है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग उसी लहजे से काम में लेते हैं और उसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, दिन भर हम लोग चलते हैं। सर,
आई अप्रिशिएट दैट कि आप बहुत ज्यादा टाइम के पंचुअल हो। और अब मैं आती हूँ राजस्थान के ऊपर। देखा गया कि राजस्थान में कहा जाता है कि भाई पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसे में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? आपने इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कैसे ढूंढ निकाला है, और आपने क्या ऐसा कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में चेंजेस आए? राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले समय में पानी की प्रॉब्लम आएगी। आज राजस्थान में पीने का पानी और किसान के लिए सिंचाई पानी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि किसान के खेत को पक्का करने, नहरों को पक्का करने का काम सरकार ने जो किया है उससे काफ़ी पानी की बचत है, और केंद्र सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। राजस्थान की जो हमारी नहरें हैं, गंग कैनाल है, भाखड़ा नहर है और एक राजस्थान कैनाल है, 3 नहरें हमारी है। तीनों का पानी हमको सतलुज से मिलता है। और हम लोगों ने अभी एक मीटिंग की है, तो उसमें हमने तय किया है कि हमारी सारी नहरों की मॉनिटरिंग सही ढंग से होगी, जिसमें CWC टीम होगी, जिसमें BBMB की टीम होगी, जिसमें पंजाब सरकार की टीम होगी और राजस्थान सरकार के अफसर होंगे। ये सारी की सारी टीम है, वो ज्वाइंट मॉनिटरिंग करेगी। इसकी रिपोर्टिंग भारत सरकार को हर महीने देगी ताकि राजस्थान को पूरा पानी मिल सके। एक बात तो ये। दूसरा, हमने सरहिंद फीडर को पक्का करने के लिए हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए हाँ भी भरी है। अब इसकी DPR बन के तैयार हो जाएगी, तो यह जब सरहिंद नहर जो पक्की होगी, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान को पूरा पानी, हमारी तीनों नहरों में पूरा पानी हमको मिलेगा, और जिससे राजस्थान के किसानों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है। हमने सारे खाड़े पक्के किए, नहरें पक्के किए। अभी तो हमने हेडवर्क्स पक्के करने का जो फैसला लिया है, जिसमें गंग कैनाल के, जहाँ पे हम लोग श्री गंगानगर का क्षेत्र है, वहाँ पे 1253 करोड़ रुपए हमने गंग कैनाल के लिए केंद्र सरकार से हेडवर्क्स सही करने के लिए सैंक्शन करवाए हैं। जब वो पैसे हेडवर्क्स सही करने के लिए जब लगेंगे, तो सारे हेडवर्क्स सही होंगे। किसी भी किसान को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, किसी भी किसान को पानी कम नहीं मिलेगा, उसके हिस्से का पानी उसको मिलेगा, ताकि किसान के खेत में कोई भी पानी की कभी भी कमी नहीं रही। अभी अगर मैं दूसरी बात करूं, जो पंजाब से दूषित पानी जो राजस्थान को मिलता था, हमने कई बार देखा है इतना गंदा पानी राजस्थान में आ रहा है जिसकी कोई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब सरकार को दूषित पानी साफ करने के लिए, यानी कि वहां पे जितनी भी फैक्ट्रियां लगी है, उनका सीधा जो पानी, गंदा पानी, केमिकल युक्त गंदा पानी जो सतलुज नदी में जा रहा था, उसको रोकने के लिए जो 53 ऐसी वहां पे जो फैक्ट्रियां लगी है, उसको रोकने के लिए, उसको उस पर STP लगाने के लिए 774 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने पंजाब को दी है, ताकि सारा का सारा शुद्ध पानी राजस्थान को मिल सके। अभी तक पंजाब ने इस पे काम चालू नहीं किया है, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन पंजाब इस पे काम चालू करेगा, तो राजस्थान को शुद्ध पानी मिलेगा, पीने का पानी भी शुद्ध होगा, राजस्थान में सिंचाई का पानी भी शुद्ध होगा, और किसान के खेत में पूरा पानी पहुंचने का काम हम लोग करेंगे। एंड आई होप कि ये जल्दी से जल्दी हो पाए। सर, अब जैसे कि हमने राजस्थान की बात की, अब मैं आती हूँ हमारे अपने शहर गंगानगर पर। आप जैसे देखते हैं कि हमारा जो शहर है वो एक तरीके से अर्बनाइजेशन में जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो आने वाले टाइम में आप श्री गंगानगर को कैसे देखते हैं? आप क्या क्या नए प्रयास ऐसे लेकर आने वाले हैं हमारे शहर के लिए? गंगानगर में जो मैंने सपने संजोए थे, उनको हमने पूरा किया है। बिल्कुल। चाहे वो रेलवे के मामले हो, चाहे नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के मामले हो, सड़क हो, हमने चाहे विद्युत का मामला हो, हमने नया से नया काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आज गंगानगर को और ज्यादा आगे ले जाने का हमको काम करना चाहिए। अभी हमने गंगानगर जिले में सारी पूर्ति, हमने जो घोषणा की थी, हमारी पूर्ति, जो घोषणा पत्र दिया था, हमारी पूर्ति हुई है। गंगानगर के अंदर एक तो एयरपोर्ट लाने के लिए, और गंगानगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे, ताकि हमारा एक गंगानगर जिले में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पे और ज़्यादा बाहर के व्यापारीगण, यहाँ के व्यापारीगण बाहर जाएंगे, ताकि हम व्यापारीगण के काम में वृद्धि हो, हर व्यक्ति का काम, हर व्यक्ति का टाइम बचे। इसके लिए हम लोग ये 2 प्रयास जो मेरे पेंडिंग है, उसको मैं आने वाले समय में मैं पूरा करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपने इतना काम कर ही लिया इतने सालों में, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, अब जैसे कि अभी देखा कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट जारी किया है, तो
कौन कौन सी ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई है, वो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफी ऐसी योजनाएं होती हैं जो उन्हें पता ही नहीं होती। तो इस बार कौन सी नई ऐसी योजनाएं आई हैं जो लोग हैं, आमजन है, इसका फायदा उठा सकते हैं? अभी हमारा केंद्र सरकार का एक अंतरिम बजट था, वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ज्वाइंट पैसा देता है। तो रेलवे में कितना देना है, या फिर सड़कों में कितना देना है, या फिर डिफेंस में कितना देना है, यह तय करता है। हमारा पुराना अगर हमारा इतिहास देखें तो केंद्र सरकार ने बजट में से डिफेंस के मामले में, रक्षा विभाग के मामले में, पूरे इंडिया की जो चारों सीमाएं हैं इनको सुरक्षित करने का काम किया। रेलवे के मामले में नई रेल लाइन बनाना, वंदे भारत ट्रेन बनाना, ये इस केंद्र सरकार का उद्देश्य रहा है। हमारे यहाँ सारे रेलवे स्टेशन नए है, टोटल ट्रेनें नहीं लगी है, टोटल डिब्बे नए हैं। पहले इतने एक्सीडेंट हुआ करते थे ट्रेन के, लेकिन अब पिछले 10 साल के अंदर कोई एक्सीडेंट होने का नाम नहीं ले रहा। अगर इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मेरी तरफ से उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि कितना अच्छा काम हम सब के लिए किया है। बिल्कुल सर, ये तो हमने सब बातें की। मैं एक वापस उस पॉइंट पर आऊंगी जो मेरे माइंड में है कि आपका वैसे कुछ और ड्रीम था बनने का, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आ गए। वो क्या ड्रीम था और कैसे आप पॉलिटिक्स की फील्ड में आ गए, ये तो बता दिए, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि कैसे और वो क्या ड्रीम था आपका जो रह गया। जब मैं स्टडी किया करता था तो मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। यूपीएससी की तैयारी मैंने करने की सोच रखी थी, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे परिवार में एक एक्सीडेंट हुआ, घटना घटी, जिसमें मेरा परिवार के मेरे फादर साहब या मेरे भाई साहब वो लोग चले गए थे। तो पीछे मैं अकेला बचा था। तो मैं उस लाइन में नहीं जाके, फिर हमारे बुजुर्गों की, परिवार की सबकी राय थी कि मैं एक आदमी पॉलिटिकल लाइफ में रहना चाहिए। तो मुझे फिर पॉलिटिकल लाइन में लाया गया और फिर मैं इसमें तब से लेकर आज तक चल रहा हूँ। और आई गेस कि डिसीजन बिल्कुल सही था उनका कि हम लोग देखते कि इतने अच्छे लोग जो हैं समाज में सेवा कर रहे हैं। सर, अब आप हमारे शहर के वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे रेडियो मस्ती के थ्रू? मैं सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस ड्रीम को हमको पूरा करना चाहिए। हमारी बेटियां सबसे ज्यादा यहाँ पे पढ़े। आज बेटियां चांद पे पहुंची है और मैं समझता हूँ कि जिस दिन बेटियां हमारे जिले की सबसे ज्यादा पढ़ लिख के सुदृढ़ हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो इस देश का खुशहाल भविष्य जब उनके हाथ में होगा। वैसे भी हमारी सरकार ने 33% महिलाओं के आरक्षण देने के लिए पार्लियामेंट में, राजस्थान की विधानसभा में, सभी विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में बात की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बेटियां आगे निकलेगी, तब जाके देश और ज्यादा विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा होगा, ये देश और आगे बढ़ेगा। सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। आज के टाइम में जो वुमेन्स हैं वो हर फील्ड में आगे निकल गई हैं, और अगर बेटी पढ़ेगी तभी तो इंडिया का जो नाम है वो रोशन हो पाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत सारी हमारे साथ बातें की और कहीं ना कहीं हमारे लिसनर्स को आपके बारे में भी पता लगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। थैंक यू सर। और आप लोग सुनते रहिए रेडियो मस्ती 89.6 FM में। आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ और शो चल रहा था टॉक विद रेडियो मस्ती।